Hey everyone. So in this video we are going to complete our chapter number 1 which is crop production and management. इससे पहले हम लोग अपना पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र से स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए द सब्सटेंसेस विच आर added to soil in the form of nutrients for healthy growth of the plants are called manure and fertilizers। तो manure और fertilizers क्या होते हैं? वो substances होते हैं जो कि हम एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं सॉइल में डालने के लिए ताकि हमारी प्लांट्स की जो है हेल्दी ग्रोथ हो जाए। ठीक है। और क्या आता है? सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। और सॉइल क्या करती है? वो सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्रॉप प्लांट्स को प्रोवाइड कर देती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कभी कभी क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं हमारे वो एक ही फील्ड में बहुत सी क्रॉप्स उगा लेते हैं। पहले एक लगा ली, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप उसी फील्ड में उगा लेंगे। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। और उस फील्ड को जो है अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि अगर पहली फील्ड में हमने अपनी फील्ड में पहले हमने चावल उगाए, तो जब हमारा उसका वीट का मौसम आएगा तो हम वीट भी उगा लेंगे। यानी कि फील्ड को हम लोग फ्री नहीं छोड़ते हैं, उसको अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कल्टिवेट करते रहते हैं। ठीक है। अब कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन क्या होता है, जब हम बार बार एक ही सॉइल पर अपनी फील्ड पर जब हम बार बार क्रॉप्स उगाते रहते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो ख़राब होती जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़राब होते जाते हैं। फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि क्रॉप्स जो हैं वो हमारी अच्छी हो जाएं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। और जब फार्मर मैन्योर ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैन्योरिंग करना, यानी कि मैन्योर को ऐड करना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट्स इन द वीक प्लांट्स। अगर हमने मैन्योर कम डाला है तो क्या होगा? वीक प्लांट्स हमारे आएंगे। लेकिन अगर हमने ठीक से मैन्योर डाला है, सफिशिएंट तौर पर डाला है, तो प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर है मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्ट से। जब प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि सॉइल में मिट्टी में मिल जाता है, तो क्या होता है? तो वो मैन्योर बन जाता है। और उसी मैन्योर को फार्मर्स जो है अपनी सॉइल में यूज़ करते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। Farmers dump plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। ठीक है। This decomposition is caused by some microorganisms। और ये डिकम्पोजिशन किससे होता है? प्लांट्स और एनिमल वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन वो किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और यही हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए विच क्लास शोड, यहाँ पर एक्टिविटी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ से आप लोगों को बताती हूँ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर भी न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं और फर्टिलाइज़र्स भी। लेकिन फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में एक फ़र्क होता है जो कि अब आप लोग देखेंगे आगे। फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और मैन्योर हम लोग बेसिकली खुद नहीं बनते हैं, वो लोग सॉइल में डिकम्पोज होकर बनते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब के सब फर्टिलाइज़र्स होते हैं। और इसमें से आपको 2-3 के नाम याद कर लेने हैं। 3 के नाम कर लीजिएगा याद। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। और जो फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर होते हैं वो क्या करते हैं? वीट, पैडी, मेज़, इन सब की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो और बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ क्या करता है?
सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है। फर्टिलाइज़र्स आर ऑल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की तरह भी काम करते हैं फर्टिलाइज़र्स। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute the fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। तो फर्टिलाइज़र से प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये हमारी सॉइल को लेस फर्टाइल कर देते हैं, लेकिन अगर हम इनको ज़्यादा डाल दें। लेकिन मैन्योर में क्या होता है, अगर उसको ज़्यादा डालेंगे तो और भी ज़्यादा हमारी जो क्रॉप है वो ज़्यादा अच्छी उग कर आएगी। लेकिन तो इसलिए क्या करते हैं, जब हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें थोड़ा सा मैन्योर भी डाल देते हैं, ताकि अब जो है हमारी जो हमने फर्टिलाइज़र डाला है वो नुकसान ना पहुंचाए हमारी सॉइल को। या तो मैन्योर ऐड करते हैं या फिर क्या करते हैं, फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं कि जब तक ये दोबारा फर्टाइल नहीं हो जाती तब तक हम इस पर दूसरी क्रॉप नहीं उगा सकते। ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, मैन्योर क्या करता है, इस सॉइल के टेक्सचर को और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को जो है इम्प्रूव कर देता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल्स विद न्यूट्रिएंट्स, और ये जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे प्रोवाइड करता है। कौन? मैन्योर। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। और हम लोग एक और मेथड होता है रिप्लेनिशिंग करने का सॉइल को, यानी सॉइल को रिप्लेनिश करना, यानी कि उसके अंदर दोबारा फर्टिलिटी आना, दोबारा उसको सही कर देना। ठीक है। एक और कौन सा हमारा मेथड है, एक और मेथड है क्रॉप रोटेशन का। ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट क्रॉप्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे सो करते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नदर्न एरियाज यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीज़न एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न। तो इसमें जैसे कि जो फार्मर्स क्या करते हैं, लेग्यूम फॉडर को जो है एक सीज़न में ग्रो कर लेते हैं और वीट को नेक्स्ट सीज़न में। इट हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। फिर ये क्या करता है, रिप्लेनिशमेंट में काम आता है नाइट्रोजन के साथ। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर जो है अक्सर इन प्रैक्टिसेस में इनकरेज करते हैं। In previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of the leguminous plant। देखिए rhizobium बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और ये जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया पूछा जा सकता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है। और ये मोस्टली एग्जाम्स में भी आता है, अगर आप लोग आगे जाकर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 11th वगैरह में। ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, जो कि बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी क्लासरूम में, आपके स्कूल में, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए। ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं पहले कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मतलब डिफरेंस देखते हैं इनका। फर्टिलाइजर्स इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक देखिए, इनऑर्गेनिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कार्बन जो है एब्सेंट होता है। ठीक है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन यहीं पे डिफरेंस क्या है, मिनरल इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग। लेकिन ये क्या है, वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है। जो कि डिकम्पोजिशन से बनता है, किसके, प्लांट्स और एनिमल के रेसिड्यूज़, यानी कि उनकी रेसिड्यू कहते हैं बचे हुई चीज़ को। ठीक है। प्लांट और कैटल्स वगैरह जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके वेस्ट से, उनके रेसिड्यूज से जो डिकम्पोज होकर बनता है वो मैन्योर कहलाता है। और फर्टिलाइज़र्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स को हम लोग फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। वेरियस मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर को हम लोग फील्ड्स में प्रिपेयर करते हैं। फर्टिलाइज़र्स कैन प्रोवाइड एनी ह्यूमस। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये कोई ह्यूमस वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है टू द सॉइल। ठीक है। लेकिन वहीं जो हमारा मैन्योर होता है वो बहुत सारा लॉट ऑफ ह्यूमस जो है प्रोवाइड करता है टू आवर सॉइल। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इन सब में बहुत रिच होता है नाइट्रोजन में
और फॉस्फोरस में, पोटेशियम में, ठीक है। और जो मैन्योर होता है वो इतना ज़्यादा रिच नहीं होता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स में, वो थोड़ा कम रिच होता है, इसलिए ज़्यादा डालना पड़ता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर को जो है हम लोग बेटर कंसिडर करते हैं देन फर्टिलाइज़र्स। इट एनहांस, क्यों करते हैं? इसके 4 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। और ये मैन्योर क्या करता है? ये सॉइल को पोरस बना देता है। पोरस का मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे छेद हों, ठीक है। तो सॉइल को पोरस बना देता है, यानी कि सॉइल के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज कर देता है फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। इट इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्स्चर जो है अच्छा कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। अब आता है इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जैसा कि हम सब जानते हैं, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, हर ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के भी, एनिमल्स के भी, और एनिमल्स में ह्यूमंस आते हैं और उनके लिए भी, ठीक है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। और वाटर जो है प्लांट्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ साथ जो है मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रूट्स कर लेता है, ठीक है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स जो है, प्लांट्स में 90% तो वाटर ही होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ द सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। और वाटर इसलिए ज़्यादा इसेंशियल है क्योंकि सीड्स का जर्मिनेशन होता है, और वो ड्राई कंडीशंस में सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो सकता। दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं, वो प्लांट के सारे पार्ट को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। हॉट एयर करेंट्स, फ्रॉस्ट वगैरह से पानी बचाता है प्लांट्स को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो सॉइल की मॉइस्चराइजेशन के लिए और ताकि हेल्दी क्रॉप उसके अंदर आए, तो इसके लिए क्या करते हैं, वाटर हम रेगुलरली अपने प्लांट्स को देते हैं। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एज रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम वाटर को रेगुलरली जब हम अपने फील्ड में क्रॉप्स को रेगुलरली पानी प्रोवाइड कराते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं इरिगेशन। सो इरिगेशन इज़ द मेथड इन विच वाटर इज़ सप्लाइड रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स to the field in which the crop is cultivated. Understood? The time and frequency of the irrigation varies from crop to crop. लेकिन इरिगेशन का टाइम और उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसका टाइम कब देना है, कब नहीं देना है पानी, और उसकी फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा देना है, कम देना है, ये सब जो है वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप। किसी को क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो उसके अंदर हम ज़्यादा डालते हैं, किसी को कम चाहिए होता है, कम डालते हैं। सॉइल टू सॉइल भी वेरी करेगा, सीज़न टू सीज़न भी वेरी करेगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज़ हायर। समर में क्या होता है, पानी की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। वाई इज इट सो? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्यों हाई हो जाती है? पानी की फ्रीक्वेंसी समर सीज़न में इसलिए ज़्यादा हाई हो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि हम जितना भी पानी देते हैं इतना तो सन के द्वारा वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ही जो है उड़ जाता है और हवा में चला जाता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा पानी प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि हमारी सॉइल को, हमारी रूट्स को पानी मिले, प्लांट्स के अंदर पानी जाए। दैट्स वाई। कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज द रेट ऑफ द एवापोरेशन? येस, ये इसीलिए है क्योंकि ये जो है एवापोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है इन दी समर। अंडरस्टूड? Now, the sources of irrigation. The sources of water for irrigation are wells, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स। इन सब के द्वारा हम लोग अपना जो पानी होता है वो अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में
जो पानी जो है वो प्रेजेंट होता है वो क्या कर दिया जाता है, खींच लिया जाता है बाय द डिफरेंट मेथड्स इन द डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मेथड्स से पानी जो है वेल्स, लेक्स और कैनाल से निकाल लिया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। ये कैटल यानी कि गाय, भैंस, बकरी, इन सब के द्वारा पानी आ जाता है, या ह्यूमन लेबर के द्वारा भी आ जाता है, लोग ले आते हैं जो मजदूर होते हैं। ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, इसमें क्या होता है, मोट यानी कि पुली सिस्टम और चेन पम्प। अंडरस्टूड। नाउ देखिए ये मोट होता है, ये पुली सिस्टम है। ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये रस्सी होती है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये रस्सी है और यहाँ पे ये बाल्टी है। आप लोगों ने अक्सर कुएं से पानी बाहर निकालते हुए देखा होगा। इस तरह ये लोग पानी को खींच लेते हैं और देखिए ये यहाँ पर डाल दें और इससे क्या होगा कि जो है इनके खेतों तक फिर पानी चला जाएगा। तो ये मोट सिस्टम है, पुली सिस्टम जिसको कहते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये चेन पम्प है। ये देखिए ये कहीं और से कनेक्टेड है और वहाँ से ये पानी घूमकर जो है इसमें आ रहा है और ये इनके खेतों में जा रहा है। ठीक है। और ये कौन सा है, ये है देखली। देखिए ये इसमें भी किसी ना किसी तरह यहाँ पे एक कील फंसा रखी है और पानी निकाला जा रहा है और जो पानी फिर आ जाता है फिर वो अपने खेतों में डाल दिया जाता है। और ये है राहत। ठीक है। इसमें जो है देखिए कैटल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और इससे पहले हमने कितने देखे, हमने इसमें लेबर्स देखे हैं अभी तक। और अब है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें क्या होता है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। इसमें हम इकोनॉमिकली जो है पानी को यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे पहले आता है। द सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन द अनइवन एंड लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पर पानी अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पर अक्सर ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है देखने के लिए मिलता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं हैविंग रोटेटेड नोजल्स ऑन द टॉप एंड जॉइंस इन द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिसके पास रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, उनके टॉप पर आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और वो मेन पाइपलाइन से जो है जॉइन होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये देखिए यहाँ पर बहुत छोटी छोटी पाइप्स हैं और ये मेन पाइपलाइन से जो है जॉइन है और यहाँ से जो है पानी आ रहा है और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। अब देखते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इट गेट्स स्प्रिंकलर्ड ऑन द क्रॉप, और ये जो है एज अ रेन जो है रेन की तरह जो है पानी को स्प्रिंकल कर देता है पूरी की पूरी क्रॉप पर। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, और इन सब में जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ड्रिप सिस्टम, इन द सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है डायरेक्टली नियर द रूट्स, और बिल्कुल रूट्स पर ही जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए हम इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें पानी कैसे आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स, ट्रीज़। तो इन सबको वाटर करने के लिए अच्छी टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। पानी जो है इसमें वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ बोर्न इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर होती है। अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि उग जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो और वो क्या करते हैं, सनलाइट नहीं आने देते हैं। जो हमारे अच्छे प्लांट्स हैं उस पर पानी नहीं आने देते हैं, ख़ुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने देते हैं, है ना। तो उन अनवांटेड प्लांट्स को निकालने की ज़रूरत पड़ती है अपनी फील्ड से। इसीलिए हम जो है वीड से प्रोटेक्ट करते हैं अपनी क्रॉप को। ठीक है। तो इन मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, बहुत नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है ना। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीड्स के रिमूवल को क्या कहते हैं हम लोग, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद क्रॉप। वीडिंग जो है ज़रूरी होती है क्योंकि वीड्स जो हैं वो कम्पीट करते हैं हमारी क्रॉप प्लांट के साथ फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर, आप लोग अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप।
और क्या करते हैं ये क्रॉप की ग्रोथ को अवॉइड कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, और वीड्स जो है क्या करते हैं हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं, कभी कभी पॉइजनस बन जाते हैं, ठीक है, हमारे लिए कभी कभी पॉइजनस हो जाते हैं ये, ठीक है। तो फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा मेथड इस्तेमाल करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और उनकी जो बेइंतहा जो उनकी ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग ऑफ द किलिंग ऑफ वीड्स। जब हमने पढ़ा था टाइलिंग क्या होती है, तो टाइलिंग जो है जब हम सोइंग से पहले टाइलिंग करते हैं तो वो भी जो है हेल्प करती है वीड्स को किल करने में, विच में ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, ठीक है। तो जब वो सारे के सारे मर जाते हैं और क्या करते हैं सॉइल में ही जाकर मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट टाइम होता है रिमूवल ऑफ वीड्स विच दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। बेस्ट टाइम कब होता है इसका, जब फ्रूट्स फ्लावर्स सीड्स जो हैं जब ग्रो ना करें तब, ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम। तो फिजिकल रिमूवल भी होता है वीड्स का, कि इनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी की मदद से इसको करते हैं। ऐसी दिखती है खुरपी, इसके पकड़ने वाला पार्ट होता है, और ये आप लोगों ने देखी होगी शायद, इस तरह की कुछ खुरपी दिखती है, ठीक है ना। तो उससे जो है हो जाता है। और वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। इसके अलावा वीडीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडीसाइड्स जब लग गया तो वहाँ पर जो है कंट्रोल किया जा रहा है और उसकी किलिंग की जा रही है। किसकी किलिंग की जा रही है, तो वीड्स की किलिंग की जा रही है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, उन केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहते हैं, ठीक है। दे स्प्रेड इन द फील्ड्स ऑफ किलिंग वीड्स। तो ये क्या करते हैं, फील्ड्स में स्प्रे कर दिए जाते हैं और ये वीड्स को जाकर किल कर देते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीड्स को ही किल करेंगे। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड फॉर द स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर, ठीक है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. तो कब हम वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं, जब फ्लावर वगैरह ना निकले हो। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और वीडीसाइड्स क्या करता है ना, फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए केयरफुली जो है हमारे फार्मर्स इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी नोज़ को कवर कर लेते हैं, अपने माउथ को कवर कर लेते हैं किसी क्लॉथ वगैरह से, ताकि केमिकल्स इनके मुंह में ना जाएं और ये उनसे सेफ़ रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग। चलिए देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो है इम्पॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग क्या करना, मतलब अब जो है हमारी क्रॉप उग गई है, अब हम उसको निकाल लेंगे बाहर, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, जाहिर सी बात है, फिर करे ही किस लिए हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो क्रॉप्स को जो है खींच लिया जाता है या फिर उनको कट कर लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ्स लग जाते हैं तकरीबन क्रॉप्स को मैच्योर होने में, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन बाय मैनुअली बाय सिकल यानी कि इसके द्वारा या तो हार्वेस्टिंग की जाती है, और मशीन भी आती है कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है। इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड। और हार्वेस्टेड क्रॉप में क्या होता है, ग्रेन सीड्स जो होती हैं उनको अलग करना होता है, और ठीक है, ग्रेन सीड्स को अलग करना होता है फ्रॉम द चाफ में। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग कौन सी प्रोसेस होती है, थ्रेशिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, ठीक है। और इसको थ्रेशिंग की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये होती है कंबाइन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थ्रेशिंग हो जाती है, विच इज़ इनफैक्ट द हार्वेस्टर कॉल्ड थ्रेशर, ठीक है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। फार्मर्स जो जिनके पास लैंड जो है कम होता है क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो जो है विनोइंग की प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए ये कंबाइन की प्रोसेस कितने बड़े फील्ड में हो रही है ना, तो इतने बड़े फील्ड में हम कंबाइन का यूज़ क्यों ही करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, जिनके पास छोटा लैंड होता है वो विनोइंग की प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, हमने विनोइंग की प्रोसेस ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ रखी है, याद है नहीं है। चलिए अभी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स नॉर्मल है। ठीक है, अब स्टोरेज देखते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब स्टोरेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि अब हमें जो है अपनी क्रॉप्स को अच्छे से स्टोर करना है, ताकि उसमें कुछ रैट्स वगैरह या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसको ख़राब ना कर दें। तो उसके लिए स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इफ़ द हार्वेस्ट ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। अगर हमने अपनी क्रॉप्स को जो है लॉन्गर टाइम के लिए रख रखा है, तो वो मॉइस्चर वगैरह से बची रहेंगी, इंसेक्ट से बची रहेंगी, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टिंग ग्रेन्स के पास जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा सेव कर लेते हैं तो वो मॉइस्चर जो है सारा का सारा चला जाता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, अगर हमने हार्वेस्टेड ग्रेन को बग़ैर उसको सुखाए हमने अगर स्टोर कर लिया, तो वो क्या होगा, स्पॉइल करेगा, यानी कि उसके अंदर से बदबू आने लगेगी और जो है अटैक कर देंगे उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़, और उनको जो है यूज़ करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे और जर्मिनेशन के भी काबिल नहीं छोड़ेंगे। बिफोर स्टोरिंग दैम, ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। तो स्टोर करने से पहले हम लोग ग्रेन्स में क्या करते हैं, ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, अच्छे से जो है सन से हम लोग ग्रेन्स को सुखा लेते हैं, ताकि उसके अंदर से सारा का सारा मॉइस्चर चला जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। तो ये किससे बचा लेता है, उसका मॉइस्चर हटाना, उसको ड्राई कर स्टोर करना, इंसेक्ट पेस्ट से, बैक्टीरिया से, फंजाई से। ठीक है, अब ये देखिए, ये है हमारी विनोइंग मशीन। वैसे आप लोगों ने जो देखी है वो ऐसी तो नहीं है, लेकिन इस तरह भी इस्तेमाल होता है विनोइंग मशीन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए ये रहे स्लोज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्लोज सिलेंड्रिकल टाइप स्लोज बना दिए जाते हैं और इसमें हम